प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 58 करेंगे 58। और ये क्लास 10th के लिए समाज विज्ञान में इतिहास की, और ये 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों। इसमें आज हम करेंगे भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसके प्रश्न और उत्तर यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 3 से 5 नंबर वाले लघु और दीर्घ प्रश्न करेंगे इसमें, और इसमें 10 क्वेश्चन है और एक सूरत आधारित प्रश्न है 4 नंबर का। इसके हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, अपने प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के कारण क्या थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो क्या कारण थे असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के? सबसे पहला कारण तो यही था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए, खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था पहले से ही, उसको समर्थन देने के लिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया कि इधर खिलाफत आंदोलन चल रहा है मुस्लिमों के द्वारा और इधर कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना होगी। और स्वराज की मांग के लिए यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग के लिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चौथा, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश सरकार रोलेक्ट एक्ट लेकर आई थी, उसका विरोध करने के लिए, है ना। और दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपने सुना होगा, नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उसके विरोध के लिए भी असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, मैं आपकी सहायता के लिए इसके आंसर बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रश्न देखा है, इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो असहयोग आंदोलन में सभी धर्मों, वर्गों तथा क्षेत्रों के महिलाओं, बच्चों सहित सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यह आंदोलन उस वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन था। हालांकि इसकी एक कमी ये थी कि लोगों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था, सबके लिए अलग अलग था, भिन्न भिन्न स्वराज का अर्थ था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? तो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। क्या कारण था? 2 भाई थे अली बंधु, वो प्रमुख नेता थे इनके खिलाफत आंदोलन के, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसका क्या कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है, जो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें तुर्की की हार हो जाती है। और उस वक्त तुर्की के सुल्तान को खलीफा या मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक नेता माना जाता था, यानी कि धार्मिक गुरु माना जाता था तुर्की के सुल्तान को, खलीफा को। यह अफवाह फैल जाती है कि हार के बाद तुर्की के सुल्तान के साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा, यानी कि उसका अपमान किया जाएगा। इसके विरोध में तथा सुल्तान के समर्थन में भारतीय मुस्लिम समाज खिलाफत आंदोलन शुरू कर देता है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या योगदान था? तो खिलाफत आंदोलन तथा बाद में असहयोग आंदोलन समर्थन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता और अधिक मजबूत हुई, और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया। हिंदू मुस्लिम दोनों एक आ गए, है ना, और इसने फिर क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। तीसरा प्रश्न है, समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। तो वो सभी क्या थे? स्वराज, जब स्वराज की मांग की गई भारतीय जनता के द्वारा, तो जो भी स्वराज की जो अमूर्त अवधारणा थी, ठीक है, अमूर्त यानी कि जो अभी नहीं था, ठीक है, आने वाले यानी काल्पनिक थी, तो उसके लिए सबके लिए समाज के लिए सभी समाज वर्ग के समाज के लोगों के लिए समाज जो स्वराज की जो धारणा थी, वो कल्पना थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी। क्या क्या अलग अलग थी? यह कथन सही है कि समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थी। निम्न समूह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूरी बनाए रखी। इस वजह से क्या नाम है, दूरी बनाए रखी। जैसे दलित वर्ग हुआ, है ना, इसने क्या किया, इसके लिए स्वराज अलग था। 1920 के बाद दलित संगठनों ने अलग से निर्वाचन की मांग उठानी शुरू कर दी। गांधी जी ने अलग निर्वाचन का विरोध किया, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता था।
इसलिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन में दलित भागीदारी सीमित थी, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में जहां उनका संगठन काफी मजबूत था। ठीक है, तो दलित समुदाय अधिकतर भाग लिया उन्होंने, परंतु कुछ समुदाय ने भाग नहीं लिया था। जैसे मुस्लिम समुदाय में इससे दूर रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। असहयोग खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग थलग पड़ गया। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बातचीत के गठजोड़ को फिर से बनाने के प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो मुसलमानों का एक तबका जो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था संघर्ष के आह्वान का जवाब नहीं दे सका, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन नहीं किया। चौथा प्रश्न है, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी 2 प्रकार की मांग की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? तो 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था। उसमें क्या क्या मांगे थी? उनकी 2 प्रमुख मांगे थी, सामान्य मांग और किसान हित से संबंधित मांग। वैसे 5 मांगे थी इसमें महत्वपूर्ण मांगे। तो 5 मांगों में क्या था? नशे पर रोक लगाई जाए, आत्मरक्षा हेतु नागरिकों को हथियार रखने के लिए आत्मरक्षा हेतु नागरिकों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए और राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए। ठीक है, नमक कर को समाप्त किया जाए और भूमि राजस्व की दर कम की जाए। जो भूमि पर लगान लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, वो कम किया जाए और नमक के पैसे तो बिल्कुल टैक्स खत्म कर दिया जाए और जो भी आपने कैदी बंद कर रखे हैं उनको जेल से छुड़ा लिया जाए। तो इसमें प्रश्न आया कि नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? तो नमक कानून की मांग क्यों महत्वपूर्ण थी? भाई नमक ऐसी चीज़ें सभी खाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, सभी के लिए नमक क्या है? भोजन की सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक था तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा नमक पर कर लगाया जाता था, जो कि शोषण का एक चरम था, यानी कि शोषण का बिंदु था, है ना। इस वजह से गांधी जी ने नमक को लिया और नमक इस वजह से महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इसको अमीर गरीब और सभी समुदाय के लोग खाते हैं, है ना। बिना नमक के तो भोजन बन ही नहीं सकता, इसीलिए का नाम है। और ये शोषण का प्रतीक भी था अंग्रेजों के, क्योंकि नमक पर टैक्स लगाया जाता था। इस वजह से गांधी जी ने नमक पर से टैक्स हटाने की मांग की और ये महत्वपूर्ण मांग मानी जाती है। 5वां प्रश्न है, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, कथन की व्याख्या कीजिए। तो जो बागानों में काम करने वाले लोग थे उनके लिए स्वराज की अवधारणा बिल्कुल ही अलग थी गांधी जी से। जैसे असम में वृक्षारोपण श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ था। असम में क्या था कि पेड़ पौधे लगाए जाएं, है ना, तो ये स्वराज का अर्थ था उनके लिए। जिस स्थान पर वे कार्यरत थे वहां से स्वतंत्र रूप से और बाहर घूमने का अधिकार मिल जाए उनको, ये स्वराज का उनके लिए अर्थ था। गांव वापस जाने की अनुमति मिल जाए उनको, है ना। और तीसरा था, वे मानते थे कि गांधी राज आ गया है और सभी को उनके अपने गांव में जमीन दी जाएगी, ये उनके लिए स्वराज का अर्थ था। ठीक है, 6वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। तो जो पहले था ना, वो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, अब तो इसको समाप्त कर दिया गया है, तो उसके बारे में बताना है कि महात्मा गांधी ने क्या कदम उठाए इसको समाप्त करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया गया तो स्वराज 100 साल तक नहीं आएगा। उन्होंने अछूत की बजाय हरिजन शब्द प्रयोग किया। जो निचली जाति थी उनके लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया? अछूत की जगह पे हरिजन शब्द, यानी कि भगवान के भक्त लोगों को कहकर उन्होंने संबोधित किया। और दलित समुदाय के मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं, टैंकों, सड़कों और स्कूलों में प्रवेश के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया कि भाई इनको भी स्कूलों में और कुओं पर जाने दिया जाए, सड़कों पर जाने दिया जाए, मंदिरों में जाने दिया जाए। इसके लिए उन्होंने किया गया सत्याग्रह का आयोजन किया। और महात्मा गांधी ने स्वयं सफाई कर्मियों के कार्य को प्रतिष्ठित करने के लिए शौचालयों की सफाई की। ठीक है, सफाई कर्मियों के कार्य को प्रतिष्ठित करने के लिए शौचालयों की सफाई की उन्होंने।
और पांचवा है, उन्होंने अनेक जातियों को अपनी सोच बदलने और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ने के लिए राजी किया। ठीक है, कि भाई अपनी सोच बदलो और ये अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत फैला रखी है उसको छोड़ दो। सातवां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या क्या है, कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी। पहला तो देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक का निर्माण किया, है ना, नमक कानून को तोड़ा और नमक का निर्माण किया और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। दूसरा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। किसानों ने राजस्व और करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कई स्थानों पर जंगल के लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। और पांचों, विद्यार्थी और वकीलों ने सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया। ठीक है, और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या था, बहुत बड़े अंतर थे। तो कि पहला अंतर ये था कि असहयोग आंदोलन में मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य उद्देश्य कानूनों की अवज्ञा था। यानी कि असहयोग आंदोलन में तो ये था कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ में सहयोग नहीं करेंगे, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये था कि जो भी कानून है अंग्रेजी द्वारा बनाए गए उनको क्या करना है, उनका पालन नहीं करना, उनको क्या करना है, तोड़ना है उनको। ठीक है, और दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था, यानी कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये लक्ष्य था, जबकि असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य था वो था स्वराज की प्राप्ति था। स्वराज की प्राप्ति यानी खुद का शासन, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, और आठवां प्रश्न है, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका सक्रिय रही और गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभालने के बाद महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई। दांडी मार्च तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। ठीक है बच्चों, नौवां प्रश्न है, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो पूना पैक्ट था वो 1932 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पूना में। ठीक है, और ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वे चाहते थे कि दलितों को अलग से निर्वाचन दिया जाए, परंतु गांधी जी ने उनको कहा कि इसी में ही इनको दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। तो वो अम्बेडकर जी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए और गांधी जी ने भी आज़ादी के बाद दलितों को आरक्षण देने का भरोसा दिलाया था। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था भारत में, जो कि 1928 में भारत में आया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी सदस्य ब्रिटिश थे, वह कोई भारतीय शामिल नहीं था। इसमें क्या था, सारे सदस्य क्या थे, 7 सदस्य थे और सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, भारतीय शामिल नहीं था। ये 1928 में भारत में आया था और ये 1919 का जो अधिनियम था, है ना, तो उसको देखने के लिए आए थे कि कार्य भारत में सही चल रहा है, राजनीतिक कार्य या नहीं चल रहा है। तो अब इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो भारत के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया और इसके लिए इसका स्वागत ना करके स्वागत में क्या करा, इसके काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। इसके लिए किस काले झंडों को दिखाए और गो बैक साइमन के नारे लगाए। ठीक है, तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसका एक प्रश्न रह गया स्रोत वाला। तो बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न है 4 नंबर का, इसको पढ़ लेते हैं पहले अनुच्छेद को, है ना। अनुच्छेद को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है।
आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता, अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लेस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, इन्होंने हिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। अब इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे, उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो जो स्रोत आधारित पहला प्रश्न है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए संघर्ष। सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में गांधी जी का मुख्य हथियार था और गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा कारण सत्य है तो हिंसा का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अहिंसा से कार्य चल जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, आत्मा का मूल क्या है? तो आत्मा का मूल क्या है? सत्य ही आत्मा का मूल है। तीसरा प्रश्न है, युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? तो स्रोत के अनुसार करता है अंग्रेज। ठीक है। युद्ध के देवता की उपासना कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे, अर्थात युद्ध में विश्वास रखते थे। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको सार लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका सार लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ इसको। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है बल्कि आत्मबल है। सत्याग्रह में सत्य, प्रेम तथा अहिंसा को सर्वोच्चता दी जाती है। अगर हमें प्रेम को फैलाना है तो हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी, आप इसके प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिए और अपने क्लास के स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर दीजिए, फ़ोटो खींचकर अपना लिखे। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।